गोल्ड स्मिथ का स्पेलिंग कुछ अलग है। कैमिस्ट। SCHMIDT। गोल्ड। ठीक है। ये है गोल्ड स्मिथ क्लासिफिकेशन। ठीक है। ये पता होना चाहिए। तो इसने कितने टाइप के एलिमेंट्स दिए थे, क्लासिफाई किए थे? सुदेशना, चांद जी, बताओ कितना? chalcophile, siderophile, um, एक्मोफाइल चार है। लिथोफाइल भूल जा रहे हो। और लिथोफाइल। यस सर। लिथोफाइल है ना पहला वाला, तो जो लिथोफाइल है, इसकी क्या प्रॉपर्टी है? ये सारे के सारे देखो, रॉक लविंग है, रॉक खुद नहीं है। ये एलिमेंट्स रॉक बनाने वाले रॉक नहीं है, रॉक से प्यार करने वाले हैं, मतलब रॉक के अंदर चांसेस है कि ये सब मिले हैं। ठीक है। रॉक लविंग एलिमेंट्स कौन से होते हैं? लिथोफाइल। इनकी क्या प्रॉपर्टी होती है? इजीली कंबाइन करते हैं, इजीली विथ ऑक्सीजन कंबाइन कर जाते हैं। ठीक है। और किस फॉर्म में मिलते हैं? सिलिकेट्स। ठीक है, उसके बाद कार्बोनेट्स एंड आपका ऑक्साइड मिनरल, इस फॉर्म में मिलते हैं। कौन? ये जो गोल्डस्मिथ वाले होते हैं। करेक्ट, ये तो पता हो गया। तो ये उसके है, और एग्जाम्पल भी है इसके, भरदेड़े एग्जाम्पल है। सिलिकॉन, एल्यूमिनियम, ठीक है, टाइटेनियम, बेरिलियम, बोरोन, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, बड़े बड़े हैं। सब के सब लिथोफाइल्स हैं। ठीक है। सेकेंड क्लासिफिकेशन में आता है तुम्हारा चैल्कोफाइल। तो जो चैल्कोफाइल है वो कौन सा होता है? वो होता है तुम्हारा सल्फर लविंग। सल्फर कौन सा? और सल्फर लविंग। और सल्फर का जो और होता है, उससे इसको बड़ा प्यार, सल्फर और लविंग। ठीक है, सल्फर और लविंग एलिमेंट्स। ठीक है। अब ये क्या होता है? मोस्टली सल्फाइड मिनरल बनाते हैं। ये जो बनाते हैं वो सल्फाइड मिनरल बनाते हैं। सल्फाइड मिनरल बनाते हैं, तो इसके एग्जांपल क्या है भाई? जैसे कि कॉपर सल्फेट, कॉपर सल्फाइड, ठीक है, AgS, ठीक है, सिल्वर सल्फाइड, जिंक सल्फाइड, ब्लेंड होता है ना, जिंक ब्लेंड। ठीक है, उसके बाद गैलेना होता है, PbS। ठीक है, मर्क्यूरी होता है, मर्क्यूरी सल्फाइड, कैडमियम सल्फाइड, आर्सेनिक सल्फाइड। ठीक है, इस तरीके से बहुत सारे हैं। तो ये सारे के सारे क्या है? चैल्कोफिलिक एलिमेंट्स हैं, जो कि सल्फर मिनरल बनाते हैं, और सल्फर के साथ ये क्या होते हैं? जुड़े हुए होते हैं। करेक्ट। आखिरी में आता है, तुम आखिरी में नहीं, इसके बाद भी है सिडोरोफाइल। ठीक है, ये एक आता है सिडोरोफाइल एलिमेंट। सिडोरोफाइल क्या है तुम्हारे? आयरन लविंग, आयरन खुद नहीं है, आयरन लविंग एलिमेंट। और कहीं पर अगर आयरन का और वोर होगा तो उसके साथ ये जुड़े हुए रहेंगे। ठीक है, ये क्लैरिटी हो गया, आयरन लविंग। ठीक है। फिर क्या होता है कि फाउंड मेनली इन मेटालिक स्टेट। यहाँ पे क्या होता है? मेटालिक स्टेट। ठीक है, मेटालिक स्टेट में होता है हमेशा। तो इसके एग्जांपल क्या है हमेशा? अगर हम बोले, देखो आयरन तो खुद ब खुद होगा ही होगा, वो तो आयरन के अंदर ही होता है। फिर कोबाल्ट, निकेल, ठीक है, प्लेटिनियम, गोल्ड, इरिडियम,
ठीक है, ऑस्मियम, ये भी है। ये सब सिडेरोफाइल है। इसके बाद तुम्हारा आता है एटमोफाइल। एटमोफाइल, एटमोफाइल में क्या आता है तुम्हारा? हाइड्रोजन, वो तो गैस है, गैस लविंग, सिंपल सी बात है। गैस लविंग वाले तो समझ ही रहे हो क्या होगा, सब गैसेस कंडीशन में होगा अर्थ के एटमोस्फेयर। एग्जांपल तो इसके बहुत इजी है, हाइड्रोजन, हीलियम, नियॉन। नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, और नोबल गैसेस जितने भी हैं, इसको तो बताने की जरूरत ही नहीं है, बहुत ही इजी टॉपिक है। ठीक है, ये पहला टॉपिक है जो निकल गया, इसमें कुछ था ही नहीं। दूसरा टॉपिक में आता है तुम्हारा क्या? स्टोक्योमेट्री। स्टोक्योमेट्री का अर्थ क्या समझते हो आप लोग? क्या? केमिकल इक्वेशन। हाँ, केमिकल इक्वेशन की बैलेंसिंग, उसको हम स्टोक्योमेट्री कंसिडर करते हैं। ठीक है, तो इसको उतना डीप में पढ़ाने की जरूरत नहीं है, वो आप जानते हो, उसको आता भी नहीं है उससे कोई एग्जाम ढंग का क्वेश्चन आएगा। नेक्स्ट टॉपिक से, वो टॉपिक क्या है? गिब्स फ्री एनर्जी। गिब्स एनर्जी, जो कि हम वहां पे भी पढ़ रहे थे, कहाँ पे? थर्मोडायनामिक्स में पढ़ रहे थे ना इसको, गिब्स एनर्जी। Yes, sir. तो ये गिब्स एनर्जी, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, ये सब हम पढ़ रहे थे। तो जो गिब्स एनर्जी है उसका क्या मतलब होता है, गिब्स एनर्जी का? पता है? देख, गिब्स एनर्जी क्या होता है? ये एक थर्मोडायनामिक पोटेंशियल होता है, थर्मोडायनामिक पोटेंशियल। ठीक है, दैट मेजर्स मैक्सिमम अमाउंट ऑफ यूजफुल वर्क। ठीक है, लेकिन क्या होगा? प्रोवाइडेड कांस्टेंट प्रेशर एंड टेम्परेचर विल बी देयर। कांस्टेंट प्रेशर टेम्परेचर पे ही काम करेगा, ऐसे नहीं काम करेगा। ठीक है, तो इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं जी इक्वल टू एच माइनस टी एच, हम ऐसे रिप्रेजेंट कर देते हैं, जिसमें कि जी जो होता है वो गिब्स फ्री एनर्जी होता है, एच तुम्हारा एंथैल्पी होता है, ठीक है, और टी तुम्हारा टेम्परेचर होता है केल्विन में, सेल्सियस में नहीं, केल्विन में, और एस तुम्हारा एंट्रोपी होता है। ठीक है, ये तो जग जाहिर है, ये सबको पता है। ठीक है, अब इसमें कहानी आती थी तुम्हारा स्पॉन्टेनिटी की। तो स्पॉन्टेनिटी में क्या होता था? डेल्टा जी क्या हो जाता था स्पॉन्टेनिटी में? Get लेस देन जीरो या ग्रेटर देन जीरो? less than zero. लेस देन जीरो। क्यों होता था? क्योंकि जो एंट्रोपी है वो क्या करता था? मॉलिक्यूल को रैंडमनेस क्रिएट करता था, डिफ्यूजन प्रोसेस होता था, ब्राउनियन मूवमेंट स्टार्ट हो जाता था, तो एक पार्टिकल जो दूसरे पार्टिकल से अचानक से टकराने लगे, कंस्टेंटली उसको क्या करने लगे, मतलब एक दूसरे को पीट पाट के आगे बढ़ने लगे, तो उसमें क्या होगा? एनर्जी क्रिएट होगा, जो कि अगेन हेल्प करेगा तुम्हारे सिस्टम को रन करने में। तो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस क्रिएट हो जाएगा। स्पॉन्टेनियस मतलब जो प्रोसेस अपने आप चल रहा हो, जिसको एक्स्ट्रा कहीं से एनर्जी की जरूरत ना पड़ रही हो, उस प्रोसेस को स्पॉन्टेनियस प्रोसेस बोलते हैं। ठीक है, जब डेल्टा जी इक्वल टू जीरो हो जाएगा, तब क्या हो जाएगा? रिएक्शन जो है वो इक्विलिब्रियम कंडीशन टच कर जाएगा। डेल्टा जी इक्वल हो जाएगा जब जीरो से, वो तब इक्विलिब्रियम टच कर जाएगा। और डेल्टा जी ग्रेटर देन जीरो होगा तो नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होगा, उसमें बैक टू बैक एनर्जी चाहिए होगा, एनर्जी फीड होगा। ठीक है, ये चीज तो क्लियर है। अब डेल्टा जी का सिर्फ यही एक फॉर्मूला नहीं है, इसके अलावा एक और फॉर्मूला है, क्या? माइनस आर टी
लॉन तुम्हारा के है शायद, लॉन के, हाँ ये है। अब इसमें आर जो है गैस कांस्टेंट है, दैट इज 8.314 जूल मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स। और ये जो है तुम्हारा क्या है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है। ठीक है, ये तो तुमको पता ही है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है ये। ठीक है, तो इतना तो समझ में आता ही है। तो ये क्या, और एक 8.34 क्या, सर 8.34 जूल मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स 314 जूल मोल इनवर्स मोल केल्विन इनवर्स। इनवर्स। ठीक है, ये फॉर्मूला है। इसके अलावा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में इसको सेल पोटेंशियल में भी एक अलग से फॉर्मूला बनाया गया है, डेल्टा जी इक्वल टू माइनस एन इंटू फैराडेज कॉन्स्टेंट इंटू एनर्जी ई सेल, ईएमएफ जो होता है ई। ठीक है, इसमें भी इंक्लूड किया जाता है। तो डेल्टा जी के दो तीन चार फॉर्मूले हैं, ये पता होना चाहिए। इसके बाद तुम्हारा आता है केमिकल पोटेंशियल। अच्छा, केमिकल पोटेंशियल क्या है भाई, कैसे देखते हैं केमिकल का पोटेंशियल? देखो, केमिकल पोटेंशियल एक अलग चीज है। केमिकल पोटेंशियल होता है तुम्हारा पार्शियल मोलर ग्रिप फ्री एनर्जी ऑफ ए सब्सटेंस, पूरा नहीं, पार्शियल। ठीक है, पार्शियल मोलर केमिकल पोटेंशियल जो होता है वो पार्शियल मोलर एनर्जी होता है। मतलब क्या है, जैसे कि अगर हम बात करें तुम्हारा केमिकल पोटेंशियल जिसको म्यू से रिप्रेजेंट किया जाता है, वो क्या होता है, पार्शियल। पार्शियली उसको अगर तुम डेरिवेटिव लगा दोगे इस फ्री एनर्जी को, टेम्परेचर प्रेशर कंडीशन सेम करके, उस कंडीशन में तुम्हारा ये बनता है। चलो इसको छोड़ दो, इतना इसको ध्यान देने की जरूरत नहीं। केमिकल पोटेंशियल ये वो एनर्जी टाइप सा है जो कि यूज होता है तुम्हारा केमिकल इक्विलिब्रियम में यूज होता है, एनर्जी है। एक तरीके से मान के चलो कि हर मोल में कितनी एनर्जी है वो उसकी केमिकल पोटेंशियल है, वही उसकी केमिकल पोटेंशियल होती है। किसी भी एक पर्टिकुलर मॉलिक्यूल की या मोल में जो पर एनर्जी मौजूद है, दैट इज कॉल्ड केमिकल पोटेंशियल, एनर्जी पर मोल। तो ये डिसाइड करेगा कि केमिकल जो है, जो क्या बोले तो केमिकल्स है, वो तुम्हारे फॉरवर्ड रिएक्शन जाएंगे, बैकवर्ड रिएक्शन जाएंगे, या किस तरीके का रिएक्शन बनाएंगे, या उनमें फेज चेंज होगा या नहीं होगा। ठीक है, ये तुम्हारा केमिकल पोटेंशियल की कहानी है। फिर आता है केमिकल काइनेटिक्स, केमिकल इक्विलिब्रिया। केमिकल काइनेटिक्स तो समझते हो, वो तो पूरा का पूरा केमिस्ट्री का लेसन है। तो केमिकल काइनेटिक्स तो जान रहे हो ना, फर्स्ट ऑर्डर सेकंड ऑर्डर, तो उसको कैसे बताएंगे? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन, क्या था उसके फॉर्मूले वगैरह कुछ याद है, या भूल गए हो सब, खा गए हो? फर्स्ट खा ईयर के गए बाद, सब, फर्स्ट ईयर ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर के बाद फिर पढ़ाई नहीं, भूल भी गई। पढ़ाई सब भूल गए। अच्छा, रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, इतना तो बता दो। रेट ऑफ रिएक्शन कैसे निकालते हैं? चांद जी, रेट ऑफ रिएक्शन कैसे निकालते हैं? हम्म, चेंज
change in concentration का change in time. हम्म लेकिन नेगेटिव होगा तुम्हारा रिएक्टेंट में और पॉजिटिव होगा Positive. तुम्हारा प्रोडक्ट Yes. ना। Yes. यही उसकी कहानी। ठीक है, रेट ऑफ रिएक्शन बहुत सिंपल है। तो इसके हिसाब से एक रेट लॉ आया। ये केमिकल काइनेटिक्स पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो रेट लॉ आया। अब रेट लॉ क्या बोलता है कि रेट जो होता है तुम्हारा, वो तुम्हारा के कांस्टेंट ए टू द पावर एम बी टू द पावर एन है। ठीक है, अगर रिएक्शन ऐसे बन रहा है तो ठीक है, ये उसकी कहानी है। तो इसमें जैसे कि हम बात करते हैं, तीन ऑर्डर है। कौन से ऑर्डर? जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर एंड सेकंड ऑर्डर। ठीक है, तो जीरो ऑर्डर में क्या होता है कि जो कंसंट्रेशन ए होता है वो तुम्हारा इनिशियल कंसंट्रेशन के बराबर होता है। ठीक है, ए जीरो इक्वल टू फाइनल कंसंट्रेशन ऐसे लिखा जाता है और उसमें फिर माइनस के टी कर दिया जाता है। करेक्ट, ये तुम्हारा जीरो ऑर्डर है। ठीक है, लेकिन जब फर्स्ट ऑर्डर में चले जाते हो तो एक्सपोनेंशियल आ जाता है, एक्सपोनेंशियल ए नॉट ई टू द पावर माइनस के टी हो जाता है। ठीक है, ये केस क्रिएट हो जाता है। इसको दूसरे तरीके से भी लिख सकते हो, लॉगारिदम ऑफ ए इक्वल टू लॉगारिदम ऑफ ए नॉट। वो तो जान ही रहे हो, लॉग में अगर मल्टीप्लाई होता है तो वो माइनस हो जाता है। ऐसे लिख सकते हो। ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का ये इक्वेशन है। उसके बाद सेकेंड ऑर्डर में क्या होता है, ए रेसिप्रोकल हो जाता है। ए रेसिप्रोकल इक्वल टू ए नॉट प्लस के। ठीक है, ये तो समझ में आ गया। इसमें तो कोई कहानी ही नहीं है। ठीक है, ये पता होना चाहिए। कभी कभी इससे ऐसे इक्वेशन पूछ देगा, उसके बाद तुमको पूछ देगा कि इसका यूनिट क्या होता है, यूनिट बता दो भाई। कोई पूछ देगा यूनिट बताओ, फर्स्ट ऑर्डर का, सेकंड ऑर्डर का, थर्ड ऑर्डर का यूनिट बताओ। क्या बोलोगे? कैसे निकालोगे यूनिट्स को? तो मुझे तो जीरो ऑर्डर वाली याद है। कैसे निकालोगे जीरो ऑर्डर? नहीं याद नहीं है। देखो, मैंने क्या बोला कि रेट जो है वो ए टू द पावर ए टू द पावर एम बी टू द पावर एन। तुम एक ही रिएक्टेंट लो ना, अगर तुम मान के चलते हो कि तुमको लेना है तो एक ही रिएक्टेंट लो, रेट के इंटू ए टू द पावर एम, ये ले लो इक्वेशन। ठीक है, ये तुम इक्वेशन मान के चल रहे हो कि ये तुम्हारा इक्वेशन। जो रेट होता है, रेट का क्या फॉर्मूला होता है? रेट होता है तुम्हारा मोल लीटर इनवर्स और सेकेंड इनवर्स, इसका यूनिट होता है किसका? रेट का। ठीक है, एक मोल ऑफ सब्सटेंस एक लीटर में कितने सेकंड में उसका रिएक्शन बन रहा है, वो उसका रेट होता है। फिर ए क्या हो जाता है? कंसंट्रेशन हो जाता है। तो कंसंट्रेशन तो मोल लीटर इनवर्स ही होगा ना, मोल लीटर इनवर्स होगा। और एन क्या है? तुम्हारा ऑर्डर है। इसको अगर एम नहीं लेके एन ले लो तो ये क्या है? तुम्हारा ऑर्डर है। ठीक है, तो अगर जीरो ऑर्डर की बात करते हैं, जीरो ऑर्डर, तो जीरो ऑर्डर में कहानी क्या बन जाएगा? आर इक्वल टू
के ए टू द पावर 0। कोई भी चीज की पावर 0 होगी तो वो तो 1 हो जाएगी। तो क्या के क्या हो जाएगा, कांस्टेंट नहीं हो जाएगा? कांस्टेंट नहीं होगा, वो आर के बराबर हो जाएगा। तो के क्योंकि आर के बराबर हो जाएगा, तो तुमको रेट कांस्टेंट का पूछेगा, रेट कांस्टेंट का यूनिट पूछेगा, रेट कांस्टेंट का यूनिट बता दो भाई जीरो ऑर्डर के लिए। तो रेट कांस्टेंट जो के है उसकी यूनिट क्या हो जाएगी जीरो ऑर्डर के लिए? मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। सेकंड इनवर्स। ठीक है। लेकिन अगर फर्स्ट ऑर्डर में पहुंच जाते हैं, रेट इक्वल टू के ए टू दी पावर 1 ले जाते हैं, तो इस केस में इधर क्या हो जाएगा, मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स तो है ही है, और के इधर भी क्या हो जाएगा, मोल लीटर इनवर्स, है ना? ये हो जाएगा, टू दी पावर 1 लिया है, टू दी पावर 1 लिया है तो कंसंट्रेशन खुद ब खुद आ जाएगा, तो ये कट हो जाएगा, ये कट हो जाएगा। तो के क्या हो जाएगा, सेकंड इनवर्स उसका यूनिट हो जाएगा। के की यूनिट सेकंड इनवर्स हो जाएगी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में, फर्स्ट ऑर्डर। ठीक है। अब आता है सेकंड ऑर्डर। सेकंड ऑर्डर तो और भी सिंपल है भाई, क्या हो जाएगा, 2 स्क्वायर आ जाएगा, थर्ड ऑर्डर में 3 स्क्वायर हो जाएगा। वैसे ही निकालते जाओ ना nth ऑर्डर के लिए, क्या मतलब, कोई मतलब थोड़ी है। जिस ऑर्डर तक लेना चाहो उस ऑर्डर तक ले जाओ, कोई दिक्कत ही नहीं है उसमें। तो इसी से क्वेश्चन पूछा जाता है बार बार। अब कहीं कहीं पे तुम्हारा पूछ देता है कि भाई रिएक्शन के क्या क्या फैक्टर हैं, एक रिएक्शन को होने के लिए क्या क्या फैक्टर्स की जरूरत पड़ती है, क्या क्या फैक्टर्स को इन्फ्लुएंस करते हैं। रिएक्शन को होने के लिए कौन कौन से फैक्टर इन्फ्लुएंस करेंगे? एक तो कंसंट्रेशन, वो तो समझ में ही आता है, कंसंट्रेशन इफेक्ट करेगा ही करेगा। फिर आता है टेम्परेचर। ठीक है। रेट जो है, रेट ऑफ रिएक्शन जो होता है वो इंक्रीज करता है टेम्परेचर के बढ़ने के साथ साथ। अब ऐसा क्यों है, कोई पूछेगा कि भाई काहे तुम्हारा जो रेट है वो टेम्परेचर के साथ बढ़ रहा है, कोई पूछ देगा, है ना? तो क्या होता है कि जो रिएक्शन कांस्टेंट होता है कि वो कनेक्टेड है इस फॉर्मूले के साथ। इसमें ई जो ई ए जो है वो एक्टिवेशन एनर्जी, ये पढ़े हो केमिस्ट्री में, इसे +2 केमिस्ट्री पढ़ा रहा हूँ अभी, और कुछ नहीं। ठीक है, आरटी की वैल्यू तुम जानते ही हो। तो एक तो हुआ कंसंट्रेशन, एक हुआ तुम्हारा टेम्परेचर। ये कौन सा इक्वेशन है, इसको हम बोलते हैं एरिनियस इक्वेशन, ये भी पता है तुम्हें? इसको एरिनियस इक्वेशन बोलते हैं, +2 में तो पढ़ा ही रहे होगे अजय जी, +2 जी के सर बच्चों पढ़ा पढ़ा रहे हो हुआ ना, ये तो पढ़ा हुआ है, तो पढ़ाते भी तो हो बच्चों को, तो यही सब तो पढ़ाते होगे, यही सब तो है कहानी केमिस्ट्री में। ठीक है। इसके बाद आता है कैटलिस्ट, इसका भी रोल है भाई, कैटलिस्ट तो प्ले करता ही है। कैटलिस्ट करता क्या है, लो कर देता है एक्टिवेशन एनर्जी को, ई को लो कर देता है, और जिसकी वजह से क्या हो जाता है, मैकेनिज्म चेंज हो सकता है, चेंजेस इन मैकेनिज्म, रिएक्शन के मैकेनिज्म में चेंजेस आ सकते हैं। ठीक है। फिर क्या आता है भाई, प्रेशर। डेफिनेटली टेम्परेचर है तो प्रेशर का रोल तो पड़ेगा ही पड़ेगा रिएक्शन में। और लास्ट में आता है तुम्हारा सरफेस केमिस्ट्री की वजह से सरफेस एरिया। ठीक है, ये सारे के सारे डिपेंड करते हैं तुम्हारे रिएक्शन को कैसे बदलेंगे। तो अगर ये ज्यादा है अगर मान के चलो कि जो हायर ई बहुत ज्यादा हाई ईए है, तो क्या होगा, रिएक्शन जो होगा स्लो होगा, याद रखना, तेज नहीं होगा, रिएक्शन स्लो होगा, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव वैल्यू है। देखो इस इक्वेशन में ये -EA/RT दिया है, तो सपोज करो अगर एक्टिवेशन एनर्जी को बढ़ा दो तो रिएक्शन ऑब्वियसली स्लो हो जाएगा। ठीक है, ये सारे फंडामेंटल्स है केमिकल काइनेटिक्स के। बाकी इसके बाद एंजाइमेटिक काइनेटिक्स भी होता है, ड्रग डिजाइनिंग में काम आता है, एटमॉस्फेरिक केमिस्ट्री पढ़ने में काम आता है, हैबर्स प्रोसेस में काम आता है ये सब। ठीक है, केमिकल काइनेटिक्स तो वहां ये सब का यूज है। केमिकल काइनेटिक्स हो गया, केमिकल इक्विलिब्रिया। केमिकल इक्विलिब्रिया का मतलब क्या समझते हो?
speed of reaction in both the forward and backward direction equal हो. हाँ ठीक है, वो समझ रहे हो तो उसको नहीं पढ़ेंगे. सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इन वाटर, ये भी सिंपल है. थोड़ा बहुत, हाँ थोड़ा बहुत याद है सर. सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इन वाटर, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इन वाटर, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए. सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इन वाटर कैसे डिपेंड करता प्रेशर पे डिपेंड करेगा, टेम्परेचर पे सर, टेम्परेचर पे. जितना है? देखो ठंडी होगी वो सबसे जरूरी चीज है नेचर ऑफ गैस. गैस का नेचर क्या है, जब तक वो नहीं पता होगा तब तक आप उसकी सॉल्युबिलिटी डिफाइन नहीं कर सकते. सपोज करो मैं बात करता हूँ एमोनिया. क्या एमोनिया पानी में डिसॉल्व होगा इजीली? नहीं होगा. कौन डिसॉल्व होगा? कार्बोनिक एसिड बनाने के लिए कौन डिसॉल्व होगा? CO2 डिसॉल्व. तो नेचर ऑफ गैस सबसे ज्यादा डिपेंड करता है तुम्हारे सॉल्युबिलिटी पे वाटर में. ठीक है, तो जो केमिकली रिएक्ट कर सकते हैं बहुत तेजी से वाटर से, वही सबसे पहले सॉल्युबल होंगे. ये सिंपल सी बात है. ठीक है, तो हाईली सॉल्युबल गैसेस जो कि तुम्हारा किसके साथ, वाटर के साथ रिएक्ट कर सकते हैं, वो कौन कौन से हैं? CO2, एमोनिया, ठीक है, HCl, SO2 एंड क्लोरीन. ठीक है, लेकिन पुअरली सॉल्युबल कौन से हैं? ऑक्सीजन है. ऑक्सीजन पुअरली सॉल्युबल है. ऑक्सीजन पानी में इजीली डिजोल्व नहीं होता है. अगर इतना ही इजीली वो हो रहा होता तो हम लोग जो स्कूबा डाइवर होते हैं जो पानी में चले जाते हैं वो ऑक्सीजन सिलेंडर लेके नहीं जाते. वो नहीं होता इजीली डिजोल्व ऑक्सीजन. तुमको ग्राफ भी बताया था, ऑक्सीजन डिक्रीज करता है. उसके बाद आता है नाइट्रोजन, ठीक है, हाइड्रोजन, हीलियम. ये सब पुअरली सॉल्युबल है वाटर में. अब इन सब को डिपेंड करता है, देखो सॉलिडिटी एक और फैक्टर में भी डिपेंड करता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? किसने उस लॉ को दिया है? हेनरी लॉ क्या बोलता है भाई? कंसंट्रेशन इक्वल टू KH, हेनरीज कांस्टेंट, इनटू P, है ना. और ये P क्या होता था? पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस होता था. पार्शियल पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस अबव द लिक्विड. और ये के जो है हेनरीज कांस्टेंट है, ये तो समझ में आता ही है. यस सर. तो जो सॉल्युबिलिटी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किससे? प्रेशर से. अब सॉल्युबिलिटी किसके साथ डिक्रीज करेगी? अगर टेम्परेचर तुम्हारा, क्या होगा? सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस जो है उसका सॉल्युबिलिटी तब डिक्रीज कर जाता है जब तुम्हारा टेम्परेचर बढ़ा दिया जाता है. अरे ऑब्वियस सी बात है यार. यस और सर, वो टेम्परेचर तो बढ़ाओगे तो वो तो वॉल्ट एवापोरेट मारेगा ना, वो तो एवापोरेट हो एवापोरेट जाएगा. मारेगा. बस. यस सर. वो तो दुनिया का कोई भी इंसान जान रहा है. ठीक है, उसके बाद क्या होता है? और एक चीज से भी रिड्यूस हो जाता है, सैलिनिटी. अगर तुम सलाइन वाटर में डिसॉल्व करना चाहोगे तब भी डिसॉल्यूशन नहीं होगा. ठीक है, तो सपोज करो अगर मैं बात करता हूं एक ब्राइन सॉल्यूशन है. ठीक है, मतलब खूब नमकीन पानी है. नमकीन पानी का लेयर बना रखा है, दबा के एक नमकीन पानी का लेयर बना रखा है. तुम क्या करोगे? ये है चिमनी जो कि CO2 फूंक रहा है. इस CO2 को क्या करूंगा? इसके नीचे लाके ठूस दूंगा. किसके? इस ब्राइन वाटर के नीचे लाके छोड़ दूंगा, जो कि अमन इंडस्ट्री आजकल कर रहे हैं. तो ये वापस तो सॉल्युबिलिटी इसकी इतनी कम है कि ये वापस जाएगा ही नहीं. यहाँ से बबल आउट होके वो वापस जा ही नहीं पाएगा. तो ये क्या है? CCC, कार्बन कैप्चरिंग स्टोरेज. कार्बन कैप्चर कर लिया जाता है एंड स्टोरेज. ये चीज यूज होता है इंडस्ट्री लेवल पे. यही तो है उसकी कहानी. जो आजकल इंडस्ट्री कर रहे हैं कार्बन कैप्चर करने के लिए, ये कौन सा तरीका है? मैकेनिकल वे है कार्बन को कैप्चर करने का.
फिर अलग अलग गैसेस की सॉलिडिटी होती है उसके हेनरीज लॉ के हिसाब से। तो वो तो कोई बड़ी बात है नहीं, तो वो तो तुम जानते ही हो, तो बताने की जरूरत नहीं है। अब आता है कार्बोनेट सिस्टम। हाँ भाई, कार्बोनेट सिस्टम से क्या समझते हो? वही प्रोसेस जो बताया था ओशन एसिडिफिकेशन वाला, कार्बोनेट सिस्टम। कार्बोनेट सिस्टम एक्चुअली हमको किसको बता रहा है? एक केमिकल इक्विलिब्रिया कंडीशन को समझा रहा है। एक केमिकल इक्विलिब्रिया वाले कंडीशन को बता रहा है। किसको? केमिकल इक्विलिब्रिया को। केमिकल इक्विलिब्रिया, इस तरीके के केमिकल इक्विलिब्रिया में क्या होता है? इस तरीके के केमिकल इक्विलिब्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बोनिक एसिड, यही सब साइकिल करेंगे। कौन? बाइकार्बोनेट एंड कार्बोनेट। ये चार कंपाउंड जो हैं ये साइकिल करेंगे लेक में, रिवर में, ओशन में, हमारे ब्लड स्ट्रीम में। ठीक है, ये यही चार जो है एलिमेंट ये साइकिल करते रहेंगे। तो कैसे साइकिल करेंगे भाई? सबसे जरूरी चीज, अगर तुम्हारा गैसेस फॉर्म में है, कौन? कार्बन डाइऑक्साइड गैसेस फॉर्म में है, तो वो एक्वस फॉर्म में डायरेक्टली पहुंच सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। वो डिजोल्व होके एक्वस फॉर्म में भी कन्वर्ट हो जाएगा, पानी में चला जाएगा, एक्वस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, और फिर वहां पे जाके क्या होगा? ये जो CO2 बना, इस पे अगर मैं वाटर जोड़ दूं अलग से, तो ये क्या बना के दे देगा मुझे? ये मेरे को बना के दे देगा H2CO3, कार्बोनिक एसिड। करेक्ट। फिर क्या होगा भाई? डिसोसिएशन स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पे डिसोसिएशन प्रोसेस शुरू हो जाएगा कुछ समय बाद। डिसोसिएशन प्रोसेस शुरू होगा तो H+ आयन फिर बाइकार्बोनेट आयन में टूट के कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, फिर सेकेंड डिसोसिएशन होगा, एक और बार डिसोसिएशन होगा। ठीक है, ये चक्र है, चक्रवाती है, एकदम पूरा चक्कर मार रहा है। ठीक है, CO3 2- में टूट जाएगा। ठीक है, तो ये होता रहता है। दिस इज हैपनिंग कंटिन्यूअसली। फाइनली यही चीज लेके तुम्हारा क्या बनाती है? कोरल्स, मछली का घर, कोरल पॉलिप्स, जो कि अंदर में मौजूद है ओशन के नीचे। यही तो है वो चीज जो कार्बोनेट के फॉर्म में डिपॉजिट होके तुम्हारा कोरल्स को वो करती है, उसका स्केलेटन को बनाने में मदद करती है। दिस इज ओनली हैपनिंग। ठीक है, तो अब बात करते हैं कि कौन कब बनेगा। सबसे जरूरी चीज है कि कौन कब बनेगा वो जानना जरूरी है। ये वाला जो रिएक्शन हो रहा है, ये वाला कौन सा बाइकार्बोनेट वाला जो रिएक्शन बन रहा है, वो एट ए लो पीएच बनेगा। जब पीएच लेस देन 6.3 हो, मतलब क्या है? ओशन एसिडिफिकेशन प्रोसेस शुरू हो रहा है। ठीक है, लेकिन जब HCO3 पहला डिसोसिएशन बनेगा, तब क्या हो जाएगा? वो 6.3 से लेके 10.3 तक चला जाएगा कहानी। ठीक है, बट जब ग्रेटर देन 10.3 होगा, तब क्या होगा? कार्बोनेट बनेगा। समझ में आया? तो हमको पता है कि जो नेचुरल वाटर है, हमको ये चीज पता ही है कि नेचुरल वाटर जो होता है उसका जो पीएच होता है वो 6.5 से लेके तुम्हारा 8 के पास पास होता है, नेचुरल वाटर का। तो इसीलिए वहां पे क्या बनेगा तुम्हारा? बाइकार्बोनेट हमेशा दिखेगा। इसलिए तुम्हारा रिवर वाटर में कंसंट्रेशन ऑफ बाइकार्बोनेट हाई होता है। बाइकार्बोनेट सबसे ज्यादा होता है, हाई। हाई बार का ये कार्बोनेट इसीलिए रिवर वाटर में ज्यादा मिलता है। यही उसकी कहानी है। करेक्ट, ये चीज समझ में आना चाहिए। फिर ब्लड स्ट्रीम में भी इसकी कहानी है। क्या?
कि अगर ब्लड स्ट्रीम में पहुंच गया तो जो ब्लड है वो स्टेबलाइज करता है 7.35 से लेके 7.45 तक हमारे ब्लड को, जो उसका पीएच होता है उसको मेंटेन करके रखता है। ठीक है, ब्लड भी, उसमें भी ये रिएक्शन दिखता है, कार्बोनेट सिस्टम रेजिस्ट करता है चेंज इन पीएच को होने से। ठीक है, ये चलता ही रहता है ये प्रोसेस। ठीक है, तो ये है तुम्हारा कार्बोनेट सिस्टम का कहानी, ये तुमको पता होना चाहिए। अब आता है रेडियो आइसोटोप्स। रेडियो आइसोटोप्स, रेडियो आइसोटोप से क्या समझते हो, उसका मीनिंग? रेडियो का मीनिंग क्या समझते हो? रेडियो, रेडियो, रेडियो आइसोटोप वेव्स। क्या? रेडियो से मतलब वेव्स किया जाती है, रेडियो वेव्स। जिनके न्यूक्लियस जो है अनस्टेबल है, सबसे जरूरी चीज ये है। जब रेडियो आइसोटोप्स का मीनिंग समझते हो, रेडियो आइसोटोप्स का मीनिंग होता है जिनके तुम्हारे क्या आइसोटोप्स जो होते हैं, ठीक है, दैट हैव एन अनस्टेबल न्यूक्लियस एंड spontaneously emit radiations। ये होते हैं सारे रेडियो आइसोटोप्स, जैसे कि रेडियम वगैरह है, पता ही होगा तुम्हें। तो इसमें क्या आता है, अल्फा, बीटा और गामा रेज को वो छोड़ता है, कौन? रेडियो आइसोटोप्स। ये तो बहुत ही क्लियर है, अनस्टेबल न्यूक्लियस होगा और छोड़ता रहेगा, तभी तो हमारा जो अर्थ का इंटीरियर है उसमें रेडियो आइसोटोप्स डिके करता रह रहा है, तो हमको वो मिल रहा है हीट एनर्जी। तो इसके एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं? 14C, कार्बन, कार्बन डेटिंग करते हैं ना, रेडियो आइसोटोप्स होता है वो। यूरेनियम 238 जो कि हमारा न्यूक्लियर रिएक्टर में यूज होता है। उसके बाद आता है 60, कोबाल्ट, कोबाल्ट 60, CO। ठीक है, कोबाल्ट 60 ये भी आ जाता है। ये सारे के सारे रेडियो आइसोटोप्स हैं, पता होना चाहिए। ठीक है, अब रेडियो इमिशंस में क्या निकलता है? अल्फा रे निकलेगा तो वो हीलियम आयन है, हीलियम आयन जो है उसका लो पेनिट्रेशन होता है। बेटा जो होता है उसका थोड़ा पॉजिट्रॉन निकलता है, इलेक्ट्रॉन निकलता है, पॉजिट्रॉन इलेक्ट्रॉन जो होता है बेटा में वो तुम्हारा मीडियम पेनिट्रेशन होता है। गामा जो होता है वो वेरी हाई होता है, उसका जो तुम्हारा वो होता है। अब इसमें कभी कभी पूछ देगा कि भाई रेडियो आइसोटोप्स का हाफ लाइफ टाइम बताओ, तो कार्बन का कितना है? 5730 ईयर्स। यूरेनियम का कितना है, पता है या नहीं पता है? क्या नहीं पता है? मतलब पता था बट नहीं। क्या चांद जी, पता है या नहीं पता है? सर नहीं पता सर। नहीं पता? नहीं सर। चलो, कोबाल्ट 60 का? देखो, इनका इनका रेडियो आइसोटोप ऐसा होना ना फायदेमंद है, ऐसा नहीं सोचो कि इससे नुकसान होता है, इससे बहुत फायदा होता है, तभी तो उसको किया जाता है। समझ में आ रहा है? इसमें बहुत फायदा है, तभी तो उसको यूज किया जाता है। उससे पहले जानो, एक क्या था बोले तो, इंडियम आयोडीन, आयोडीन, आयोडीन 131, ये भी एक रेडियो आइसोटोप। इसका सिर्फ 8 दिन है। ठीक है, कोबाल्ट का तो बहुत ही कम है, कोबाल्ट का है 5.27। यस,
इतना ही है। ठीक है। अब एप्लीकेशन ऑफ रेडियो आइसोटोप्स भाई क्या आता है? देखो ये जो आयोडीन बोला है ना, ये थायराइड थायराइड को डिटेक्ट करने में काम आएगा। आयोडीन के डेफिशिएंसी से थायराइड होता है तो पता ही है। और ये दोनों जो है कौन सा, कोबाल्ट, कोबाल्ट जो है इसके साथ एक 137 सीजियम भी है। ये रेडियोथेरेपी में काम आता है। कैंसर 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 के सेल्स को जलाने में रेडियोथेरेपी में काम आता है। कौन? कोबाल्ट और सीजियम 137। करेक्ट, समझ में आया? तो लेकिन एक और भी आइसोटोप है जिसको हम बोलते हैं ट्रिशियम। ठीक है। ये रेडियो आइसोटोप नहीं है, लेकिन ये किस चीज में मदद करता है? तुम्हारा जो वाटर सर्कुलेशन को डिटरमाइन करने में काम आता है। इस पे मेरी पीएचडी थी, आइसोटोप। ठीक है, मैंने ऑक्सीजन और ड्यूटेरियम पे काम किया है। ठीक है। स्टेबल आइसोटोप्स पे मेरी काम, मेरा पीएचडी जो था वो स्टेबल आइसोटोप। ठीक है, तो मैं वही चीज समझा रहा हूँ, ये है अप्लाइड फील्ड। अगर तुमको काम रिसर्च करना है तो अप्लाइड फील्ड्स में करना जरूरी है। समझ में आया? अनअप्लाइड फील्ड्स में काम करने का कोई फायदा नहीं है। वही मेटल, वही चीज को इंस्ट्रूमेंट में डाल डाल के उसको एनालिसिस करना, दैट इज नॉट ए पीएचडी। पीएचडी होता है कुछ नया निकालो, नया चीज, नया चीज का खोज करो, ये होता है पीएचडी। ठीक है, तो वही चीज ढूंढना है प्रोफेसर्स में। ठीक है। तो मैं तो बोलूंगा यू शुड ज्वाइन सम सीएसआईआर लैब इंस्टेड ऑफ एनी इंस्टीट्यूट, या तो कॉलेज, या तो कोई यूनिवर्सिटी। ज्वाइन ही नहीं करना चाहिए, सीएसआईआर लैब ज्वाइन करो, बहुत फायदे में रहोगे। तो मुझे ऐसी लैब वर्क में नहीं जाना, मुझे फील्ड वर्क लैब वाले वर्क, काम में जाना है। फील्ड वर्क वाले मतलब काम में जाना है, इकोलॉजी एंड उसका ऑल भी में। है, उसका भी है, उसका भी सीएसआईआर लैब्स है। मैं एनएमएचएस देख रही थी, नेशनल मिशन फॉर हिमालयन स्टडीज एंड ऑल, हाँ उन हाँ, सब से वहां सब देख रही जाओ, थी। वहां सब से जाओ, वहां सब से जाओ। तुम नॉर्थ ईस्ट उसका रीजन पे एक ही काम करो, नॉर्थ ईस्ट रीजन पे ही काम करो। दिया था सर, एक उसमें भी नहीं हुआ। सिक्किम गई थी इंटरव्यू के लिए। सिक्किम यूनिवर्सिटी तो काम कराता है उस पे। उसी में गई थी सर, तो उसमें नहीं हुआ था। ठीक है। अब देखो यूरेनियम का काफी ज्यादा है हाफ लाइफ। क्या है? 4.5 बिलियन ईयर्स। लगभग हमारे पृथ्वी की शुरुआत के बराबर है यूरेनियम। तभी तो उससे देख सकते हैं हम कितना पुराना जो हुआ था, अर्थ का जो फॉर्मेशन हुआ था वो इसी से पता चलता है। उसके हाफ लाइफ तब से शुरू हुई है। ठीक है। तो बहुत सारे फील्ड हैं जिसमें आइसोटोप्स का यूज होता है, जैसे मेडिकल फील्ड है तुम्हारा, इकोलॉजिकल फील्ड में तुम इसके फिंगरप्रिंट्स देख सकते हो। आइसोटोपिक फिंगरप्रिंट्स को यूज करके तुम ये पता कर सकते हो कि ये जो जानवर है, कि इस समय पे इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो इस तरीके से है। ये चीज पता कर सकते हो। तो आइसोटोपिक फिंगरप्रिंट्स इसीलिए अच्छे काम में आते हैं। ठीक है, तुम फॉरेंसिक साइंस में जा सकते हो। अगर तुम इकोलॉजी में आइसोटोपिक फिंगरप्रिंट्स का यूज करना सीख गए तो तुम फॉरेंसिक साइंस फील्ड में भी आगे बढ़ सकते हो। ठीक है, मेरा बोलना ये है, अगर इकोलॉजी इकोलॉजी में घुसे रहोगे तो इकोलॉजी से आगे नहीं बढ़ पाओगे। इकोलॉजी तो सिंपली यही होता है कि फिजियो फिजियोकेमिकल पैरामीटर्स देख लो। ठीक है, अगर ऑर्गेनिज्म का जो क्या बोले तो उसका मॉर्फोलॉजी देख लो कैसा है, ये उसका ग्रोथ स्ट्रक्चर देख लो, उसको कौन कौन सा जो स्ट्रेस फैक्टर्स इन्फ्लुएंस करते हैं वो टेस्ट कर लो इकोलॉजी में। इसके अलावा कुछ होता ही नहीं है उसमें। तो इसीलिए ऐसा काम करना है जिसमें थोड़ा एडवांस साइंस यूज हो रहा हो। ठीक है, उससे थोड़ा तुम्हारा कुछ डेवलपमेंट हो रहा हो तो उसके कोई फायदा है। समझ में आया? अब चांद जी ने क्या किया था, पॉल्यूशन पे किया था, करेक्ट? हाँ जी, हाँ जी। आपने पॉल्यूशन में क्या किया था, आप थोड़ा बताएंगे कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज किया था आपने? सर वो हमने वो किया था ना, हाई वॉल्यूम जो सैंपलर होता हाँ, है उन्होंने उसको हाई यूज वॉल्यूम करके सैंपलर हमने। लाया। उसको उन्होंने हाई वॉल्यूम सैंपलर लाया, उसको इंस्टॉल कर दिया, उसमें से डाटा जनरेट हो गया, उसको प्लॉट किया, उसको दिखा दिया।
नहीं सर, वो एनालाइज करना पड़ता है ना, खुद एनालिसिस खुद करना पड़ता है। क्या तो एनालिसिस वो किया आपने? उसमें की कंसंट्रेशन देखी ना एयर में, SO2 NO2 की क्या कंसंट्रेशन है, SPM एग्जैक्टली RSPM एग्जैक्टली क्या उसको है। उसको मॉनिटरिंग बोलते हैं। हाँ, उसमें मॉनिटरिंग साइंस देखा। उसमें साइंस नहीं है उस, यही चीज समझा रहे हैं हाँ, कि और दैट इज देखा ना दैट। प्लांट्स, प्लांट्स पे देखा ना इफेक्ट उसका, हाँ, अब साइंस आता ने। है साइंस। प्लांट में क्या इफेक्ट देखा आपने? सर उसमें माइक्रोमोर्फोलॉजिकल पैरामीटर से एनाटॉमिकल भी देखे, और बायोकेमिकल पैरामीटर भी देखे कुछ। हम्म, तो वहां पे आता है साइंस। जहां तक उन्होंने वो काम किया है मॉनिटरिंग वाला, उसका कोई असर नहीं है साइंस। ठीक है, किसी चीज से अगर कोई प्रॉब्लम हो रहा है, उस प्रॉब्लम को तुम सॉल्यूशन में जनरेट कर रहे हो, दैट इज कॉल्ड एज साइंस। तो वही तो करना है, वही तो पीएचडी में करना है। इकोलॉजी में भी ऐसा फील्ड चूज करना है कि ये प्रॉब्लम हो रहा है, ये चीज हम देख नहीं पा रहे हैं, तब हम उसको ला रहे हैं। अब इकोलॉजी में तुम अगर मेडिसिनल प्लांट में काम करो तो कोई बेनिफिट भी हो, ऐसे फील्ड चूज करने तुम्हारे लिए जरूरी है जो अप्लाइड हो, मतलब जिससे जॉब होने की पॉसिबिलिटी हो आगे चल के, कि तुम्हारी पीएचडी वर्थलेस नहीं हो। ऐसी पीएचडी करने का कोई फायदा है? ठीक है, नहीं तो क्या फायदा है बताइए। अगर चांद जी आज प्रोफेसर होते हैं तो कितना बढ़िया होता है कि नहीं चांद जी? हाँ सर, सही बात है, बहुत। सोने में कितना सुहागा होता, टाइम। इतना 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 टाइम खराब नहीं होता, इतना स्ट्रेस नहीं होता स्कूल का। ठीक है, और घर क्या, को नहीं टाइम मैम। दे पाते हैं। हाँ सर, सही बात है, टाइम देखो ना, वो हमने टाइम कितना जाया गया उसमें, वेस्ट कितनी है टाइम की, लेकिन हाँ, फिर वो कुछ क्यों 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 हुआ अच्छा भी नहीं जानते मिला। हैं? क्यों? वो मैं इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आपका फील्ड जो है वो अप्लाइड साइंस नहीं है, मतलब इन्वायरमेंट में भी अप्लाइड इन्वायरमेंटल साइंस पे नहीं गया है वो, मतलब ऊपर ऊपर से ओके। निकाल के लेते हुए गया है इस फील्ड। अगर वो ऐसे फील्ड में होता जिस फील्ड का आगे चल के कोई स्कोप होता, या तो उसका कोई मास हाँ। लेवल पे उसका कोई यूज होता उस फील्ड का, तो आपको फायदा होता। अब आपने सीखा हम्म। है हाई वॉल्यूम सैंपलर। हाई वॉल्यूम सैंपलर इंडिया में यूज करने वाले गिने चुने इंस्टीट्यूट होंगे जो कि हाई वॉल्यूम सैंपलर को यूज करते हैं। तो अब हाई वॉल्यूम सैंपलर से कुछ नया तो बना नहीं पाओगे, है ना? और आम हाँ। इंसान को, हाँ। आपको पौधे का स्ट्रेस देखने से कोई मतलब है नहीं, उसको किसी चीज से मतलब नहीं। तो उसकी हम्म। वैल्यू कम हो जाती है वैसी पीएचडी। ठीक है, वैसी पीएचडी की वैल्यूज कम हो जाती है जिस पीएचडी का कुछ अप्लाइड यूज नहीं है। अब वैल्यू कहाँ पे बढ़ेगा? जैसे देखो कि मेडिसिनल प्लांट है, उसका अप्लाइड फील्ड में रोल है, उसकी इकोलॉजी पढ़ोगे तो फायदा है। करेक्ट। अब मिनरल एक्सप्लोरेशन, लोहा, कोयला, वो सब जियोलॉजी से पोर्शन से जुड़ा हुआ है, तो उसको पढ़ेंगे तो फायदा है। वेस्ट रिसाइकलिंग एक इंडस्ट्री है, उससे रिलेटेड कोई काम करेंगे तो उससे फायदा है। ठीक है। हाँ सर। रिवर क्लीनिंग में बायोचार का यूज करना, इंडस्ट्रियल लेवल पे काम करना, ऐसे प्रोडक्ट्स पैदा करना। बायोचार से तो तुम उसको यूज इसमें भी लगा सकते हो, किसमें, आरओ में भी लगा सकते हो बायोचार को, जिससे कि फिल्टर आउट हो जाएगा तुम्हारा क्या, बहुत सारा जो पोल्यूटेंट होता है। तो उसका अप्लाइड यूजेस है। जिस चीज का अप्लाइड यूज नहीं है वैसी पीएचडी करने का कोई बेनिफिट आज के डेट, पहले के डेट में होता था, आज के डेट में अब कोई बेनिफिट है नहीं। तो इस वजह से नुकसान हुआ है पीएचडी का। ठीक है। और आज के डेट में हम्म। अगर किसी के पास एक्स्ट्रा समय बचता है तो वो स्किल सीख सके। अब आप दोनों ही स्कूल लेवल पे घुस गए हो जहां पे आपको स्किल सीखने में समय लग रहा है, तो वो चीज सीखना है। अगर आप स्किल सीख रहे हो, कुछ एक्स्ट्रा करके ला रहे हो, तो उससे आपको प्रॉफिट होगा, वही चीज जानना है। ठीक है। अब इसमें बीओडी सीओडी ये सब कहानी है, वो करेंगे बाद में। ठीक है, उसको रखो अभी। कंपोजिशन ऑफ एयर, पार्टिकल आयंस रेडिकल इन एटमोस्फेयर, केमिकल स्पेसिएशन, केमिकल प्रोसेस इन फॉर्मेशन ऑफ इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक पार्टिकुलेट मैटर, इतना तक पढ़ के फिर ओजोन केमिस्ट्री में घुसेंगे। ठीक है। हाँ, ठीक है, ठीक है। ओके।
इस जो टॉपिक में ना, इस यूनिट में खासकर आपका बायोकेमिकल साइकिल और जो सेडिमेंटेशन, कोआगुलेशन, फॉकुलेशन, फिल्ट्रेशन, ये सब प्रोसेस है, और इंस्ट्रूमेंटेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बाकी सब उतना नहीं है, ये टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, उन पे कवर आउट करना बहुत जरूरी है, उसी को कवर आउट करेंगे मोस्टली। इंस्ट्रूमेंटेशन तो पढ़ना ही है बढ़िया तरीके से, क्योंकि उसको नहीं पढ़ा तो कोई फायदा ही नहीं है। एनालिटिकल टेक्निक सबसे ज्यादा जरूरी है, ठीक है। तो उस पर थोड़ा ढंग से पढ़ेंगे, वो क्लास कोई मिसेस मत करना। एनालिटिकल टेक्निक की क्लास तो बिल्कुल ही मिस मत करना। इसमें जो एनालिटिकल टेक्निक पढ़ेंगे ना, वो काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इस यूनिट का जब से एनालिटिकल टेक्निक शुरू करूंगा, उस क्लास में मिस मत करना, बहुत इंपॉर्टेंट है वो, कि वो काम आएगा ही आएगा। कुछ काम आए ना आए, वो जरूर काम आएगा, ठीक है। अगर आपका हैंड्स ऑन ट्रेनिंग हुआ हो अच्छे अच्छे चीजों के साथ, तो आप कभी फेल नहीं करोगे। खैर, कोई नहीं, हो जाएगा, ऐसा नहीं है। यहाँ से निकलोगे तो हो ही जाएगा।